आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं झारखंड से रिलेटेड जितने भी क्लास लूँगा उसकी जानकारियाँ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो इसीलिए आप लोग बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को हो जनजाति की शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इससे पहले मैंने मुंडा प्रशासन व्यवस्था का क्लास लिया था। वहां पे मुंडा प्रशासन व्यवस्था को मुंडा मानकी पढ़ा सरदारी व्यवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, मुंडा प्रशासन व्यवस्था को मुंडा मानकी पढ़ा सरदारी व्यवस्था कहा जाता है, जबकि हो जनजाति के शासन व्यवस्था को सिर्फ मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हो जनजाति के शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था सिर्फ कहा जाता है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किसका है, तो हो जनजाति का है। अब हम लोग इसके शासन प्रणाली को देखते हैं। तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई है ग्राम है, या इसको हाथू भी बोला जाता है। मुंडा में भी ग्राम को हाथू बोला जाता था, हो जनजाति में भी जो ग्राम को हाथू बोला जाता है, और ग्राम पंचायत को हाथू पंचायत कहा जाता है, जिसका प्रधान मुंडा होता है। याद रखिएगा, ग्राम का प्रधान कौन होता है, मुंडा होता है। अब ग्राम से बड़ी इकाई है पीर, जो कि 5 से 15 गांव या 15 से 20 गांव, यानी कि इसकी संख्या जो है फिक्स नहीं है, अलग अलग बुकों में अलग अलग इसका मिलेगा। इसीलिए ये जो है इस पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इसका क्या संख्या होगा, क्योंकि कहीं पे आप लोगों को 5 से 10 भी मिलेगा, कहीं 5 से 15 भी मिलेगा, कहीं 15 से 20 भी मिलेगा। तो इस तरह के प्रश्न ज़्यादा नहीं बनते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइए। पीर पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। याद रखिएगा, पीर पंचायत के जो प्रधान होंगे उसे मानकी कहा जाता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ग्राम यानी ग्राम पंचायत या हाथू पंचायत का प्रधान मुंडा होता है, और ग्राम से जो बड़ी इकाई है पीर, उसके जो प्रधान होंगे मानकी होंगे। और आप लोग ये याद करके रखिए कि 15 से 20 गांव का समूह जो है पीर कहलाता है। 15 से 20 गांव का समूह क्या कहलाएगा, पीर कहलाएगा। अब हम लोग जो है कुछ अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी ग्राम स्तर के जो अधिकारी हैं उसे देखते हैं हम लोग। ग्राम स्तर पे जो अधिकारी हैं, पहला है द्यूरी, जो पुजार होता है। द्यूरी को जो है पुजार भी कहा जाता है, और यह जो है धार्मिक मामलों का प्रधान होता है। याद रखिएगा, धार्मिक मामलों का प्रधान कौन होता है, द्यूरी होता है। और यही जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का भी निपटारा द्यूरी ही करता है। यानी गांव में जो भी धार्मिक मामले आएंगे उसका निपटारा कौन करेगा, तो द्यूरी करेगा। और द्यूरी का जो है सहायक यात्रा द्यूरी होता है। याद रखिएगा, द्यूरी का जो है सहायक होता है यात्रा द्यूरी। आगे हम लोग देखते हैं पहले। उसके बाद डाकुआ आता है, यह जो है मुंडा का सहायक होता है। डाकुआ जो है मुंडा का सहायक है, और यह जो है डाकुआ जो है मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। याद रखिएगा, डाकुआ जो है मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। उसके बाद यात्रा द्यूरी आता है, जो कि द्यूरी का सहायक है। यात्रा द्यूरी जो है द्यूरी का सहायक है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, धार्मिक मामलों का मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत धार्मिक मामलों का प्रधान कौन है, तो द्यूरी, जिसे पुजार भी कहा जाता है। मुंडा का सहायक कौन है, तो डाकुआ, और द्यूरी का सहायक कौन है, तो यात्रा द्यूरी। ये याद कीजिएगा, इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए इसको आप लोग याद कर जाइए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीर स्तर पर यदि अधिक गांव शामिल हो, अभी तुरंत मैंने बताया कि 5 से 10 गांव भी होते थे, 5 से 15 गांव भी होते थे, 15 से 20 गांव का भी समूह होता था पीर। याद रखिएगा, पीर 5 से 10 गांव का भी समूह हो सकता है, 5 से 15 गांव का भी समूह हो सकता है, 15 से 20 गांव का भी समूह हो सकता है। तो पीर स्तर पर यदि अधिक गांव शामिल हो तो एक से अधिक मानकी की नियुक्ति की जाती थी। याद रखिएगा, एक से अधिक गांव अगर शामिल है पीर में तो मानकी की एक से अधिक मानकी भी वहां नियुक्त होंगे, तथा ऐसे मानकी को भागो मानकी कहा जाता था। याद रखिएगा, ऐसे मानकी को क्या कहा जा रहा है, भागो मानकी। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, पीर स्तर पर
यदि अधिक गांव शामिल हो तो एक से अधिक मानकी की नियुक्ति की जाती थी तथा ऐसे मानकी को भागो मानकी कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, भागो मानकी किसे कहा जाता था? तो एक से अधिक गांव अगर पीर में शामिल होते थे तो एक से अधिक मानकी वहां नियुक्त किए जाते थे और ऐसे ही मानकी को भागो मानकी कहा जाता था। ग्राम पंचायत में गांव के सभी परिवार के मुखिया, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत यानी सबसे पहली इकाई जो ग्राम मैंने बताया था जिसके प्रधान मुंडा थे, ग्राम पंचायत में गांव के सभी परिवार के मुखिया, परिवार प्रमुख भाग लेते थे, जबकि पीर पंचायत में उस क्षेत्र के सभी मुंडा शामिल होते थे। इसे इस तरह से समझिए जैसे हम लोग हैं, हमारे परिवार के मुखिया कौन है? हमारे पिताश्री हुए। तो उसी तरह ग्राम पंचायत में गांव के सभी परिवार के मुखिया यानी उसके पिता जो भी बड़े हो यानी परिवार का जो प्रमुख हो वही भाग लेते थे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में परिवार का मुखिया भाग लेगा, जबकि पीर पंचायत यानी ग्राम से जो ऊपर की श्रेणी है पीर पंचायत, उसमें क्षेत्र के सभी मुंडा शामिल होते थे यानी कि ग्राम के प्रधान शामिल होते थे। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी तहसीलदार था। याद रखिएगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन था? तो तहसीलदार था। याद रखिएगा, राजस्व अधिकारी कौन है? तहसीलदार। आगे हम लोग देखते हैं, पंचायत द्वारा सभी प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता था। याद रखिएगा, सारे विवादों का निर्णय कौन करेगा? तो पंचायत करेगा ग्राम स्तर पर, तथा जाति बहिष्कार एवं पुनः जाति में सम्मिलित करना पंचायत का ही अधिकार था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर जाति से बहिष्कृत करना है या फिर उस बहिष्कृत व्यक्ति को जाति में सम्मिलित करना है तो ये अधिकार किसके पास था? पंचायत के पास था। तथा सामान्य रूप से जातीय सामूहिक भोज के माध्यम से समाज में पुनः प्रवेश दिया जाता था, यानी वैसे व्यक्ति जिसका बहिष्कार कर दिया गया है, जाति बहिष्कार कर दिया गया है और वह व्यक्ति फिर से समाज में सम्मिलित होना चाह रहे हैं तो उस व्यक्ति को जातीय सामूहिक भोज देना पड़ेगा पूरे समाज को, जिससे वह समाज में फिर से प्रवेश कर जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, दंड के रूप में आर्थिक दंड एवं शारीरिक दंड दोनों प्रचलित थे। याद रखिएगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दंड के रूप में शारीरिक और आर्थिक दंड दोनों प्रचलित थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन सामान्यतः आर्थिक जुर्माना का ही प्रचलन था जो नगद अथवा वस्तु के रूप में अधिरोपित किया जा सकता था, तथा जुर्माना के रकम का उपयोग सामूहिक उत्सव या समारोह के आयोजन के लिए किया जाता था। यानी आर्थिक जुर्माना के रूप में जो भी रकम मिलेगा नगद के रूप में या वस्तु के रूप में, उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो सामूहिक उत्सव में या नहीं तो समारोह के आयोजन में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हो समाज सामाजिक दृष्टि से, हो समाज जो है सामाजिक दृष्टि से किल्लियों में विभक्त था। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा हो समाज जो है सामाजिक दृष्टि से किस चीज में विभक्त था? तो किल्लियों में विभक्त था। प्रारंभ में यह समाज मातृ सत्तात्मक था किंतु बाद में पितृ सत्तात्मक हो गया। यह भी इंपॉर्टेंट है, यानी शुरुआती दौर में जो है वो समाज मातृ सत्तात्मक था लेकिन बाद में जो है यह पितृ सत्तात्मक हो गया। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि हो समाज कैसा है तो पितृ सत्तात्मक है। अब यहां पे देखिए, हो जनजाति जो है मुख्य रूप से कोलाहन प्रखंड में पाई जाती है। याद रखिएगा, हो जनजाति जो है मुख्य रूप से कोलाहन प्रखंड में पाई जाती है और संपूर्ण कोलाहन क्षेत्र को 26 पीर में विभाजित किया गया था। शुरुआती दौर में ही मैंने पीर बताया था, ग्राम से ऊपर की जो थी शासन व्यवस्था पीर थी, तो संपूर्ण कोलाहन क्षेत्र को 26 पीर में विभाजित किया गया था और जिसमें प्रमुख है देखते हैं, सारंडा, बाड़ा, थाई, आवोला आदि कुछ बड़े पीर हुआ करते थे। ये सारे जो है बड़े पीर थे। फिर अगला हम लोग देखते हैं, हो जनजाति में रक्त संबंधियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना सबसे जघन्य अपराध घोषित किया गया था। बहुत याद रखिएगा ये चीज कि हो जनजाति में जो है रक्त संबंधियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना सबसे जघन्य अपराध घोषित था तथा इस अपराध के लिए गोत्र बदर की सजा दी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाएगा
कि रक्त संबंधित के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर कौन सी सजा दी जाती थी? तो गोत्रबदर। याद रखिएगा, कौन सी सजा है? गोत्रबदर। अब आगे देखते हैं हम लोग। किसी महिला के डायन साबित होने पर उक्त महिला को कड़ी सजा देने का प्रावधान भी था। इस समाज में दूसरी जातियों के साथ खान पान पर पाबंदी होती है। इस अपराध के लिए उसे गोत्र से बाहर किया जा सकता है। याद रखिएगा, अगर किसी दूसरी जाति के साथ कोई हो जनजाति का लोग खान पान करता है तो उसे इस अपराध के लिए गोत्र से बाहर किया जा सकता है। भोज भात का आयोजन करने पर उस व्यक्ति को पुनः जाति में शामिल कर लिया जाता है। तो हो जनजाति के अंतर्गत ये देखा गया है कि लगभग सारे विवादों में जिसमें जो है कि उसे जाति से बेदखल या गोत्र से बाहर कर दिया जाता था, तो वापस फिर गोत्र में आने के लिए अगर वह व्यक्ति भोज भात का आयोजन करता था तो उसे जाति में वापस कर लिया जाता था। गांव के किनारे स्थित शमशान को शासन कहा जाता है। याद रखिएगा, हो जनजाति के गांव के किनारे स्थित शमशान को शासन कहा जाता है। हो समाज में विवाह को अनिवार्य माना गया है। विवाह संस्कार में गोत्र संबंधी बंधन का उल्लंघन दंडनीय है। यानी कि गोत्र संबंधी बंधन का जो है उल्लंघन नहीं करना है। अगला हम लोग देखते हैं। नृत्य एवं बैठक हेतु गांव के केंद्रीय भाग में एक अखड़ा की उपस्थिति होती है जिसे वो लोग तुड़तुड़ कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बनता है कि नृत्य एवं बैठक हेतु गांव के केंद्रीय भाग में जो अखड़ा होता है उसे वो लोग क्या कहते हैं? तो तुड़तुड़ कहते हैं। यानी अखड़ा जो है हो जनजाति में अखड़ा क्या कहलाता है? तुड़तुड़ कहलाता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो जनजाति में स्वतंत्रता की भावना सर्वाधिक प्रबल थी तथा इनके प्रशासन में कोई बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया गया था। यही कारण है कि अंग्रेजों द्वारा भी इन्हें स्वायत्तता का अधिकार प्रदान किया गया तथा विल्किंसन कानून के माध्यम से इनके क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। अब ये देखते हैं कि विल्किंसन कानून है क्या, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। 1830-32 ईस्वी में कर वसूली और अंग्रेजों के मनमानी के विरोध में हुए कोल विद्रोह के दमन के बाद समझौता हुआ। परिणाम स्वरूप 1837 में विल्किंसन कानून बना। याद रखिएगा, विल्किंसन कानून कब बना? तो 1837 में, 1837 में बना। गवर्नर के एजेंट के रूप में 1837 ईस्वी में थॉमस विल्किंसन ने सभी ग्राम प्रधान, यानी ग्राम प्रधान कौन थे? मुंडा थे, को अपने गांव का राजा घोषित किया और मानकी मुंडा के पदों को वंशानुगत मान लिया गया। याद रखिएगा, थॉमस विल्किंसन ने सभी ग्राम प्रधान को यानी कि सारे मुंडाओं को अपने गांव का राजा घोषित किया और जितने भी मानकी और मुंडा के पद थे उसे वंशानुगत मान लिया, और यही जो है विल्किंसन कानून है। अब आगे हम लोग देखते हैं। हो जनजाति की शासन व्यवस्था अतपसारी यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग याद कर जाएं। हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वह अतपसारी यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित था। प्रश्न बनेगा कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अतपसारी सिद्धांत पर आधारित है। तो आज की क्लास में यही तक। अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।